हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आज हम एक क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कमेंट सेक्शन में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना होना चाहिए। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं एंडोमेट्रियम क्या होता है, उनके लिए मैं पहले बता दूं, एंडोमेट्रियम ये बच्चेदानी में होने वाली अंदरूनी परत होती है जो खून से बनी हुई होती है। उसे अंदरूनी खून की परत भी कहा जाता है या फिर आप उसे एंडोमेट्रियम भी कह सकते हैं। इस एंडोमेट्रियम का थिकनेस यानी उस खून की गद्दी का जो मोटापा होता है वो महीने के हर दिन पे सेम नहीं होता है। एंडोमेट्रियल थिकनेस आप ये फॉलिकुलर स्टडी, ये जो इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है उसमें आप जानकारी उसकी पा सकते हैं। फॉलिकुलर स्टडी में TVS यानी ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है जिसपे आप इस एंडोमेट्रियल थिकनेस को जान सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि एंडोमेट्रियल थिकनेस महीने के हर दिन पे सेम नहीं होता है, मोटापा उसका सेम नहीं होता है। तो जब पीरियड्स शुरू होते हैं यानी ब्लीडिंग शुरू होता है किसी महिला में, वो पीरियड का पहला दिन माना जाता है और तकरीबन 3 या 4 दिनों तक ये ब्लीडिंग चलता है। इन 4 दिनों में एंडोमेट्रियम का शेड आउट हो जाता है, मतलब वो एंडोमेट्रियम बाहर निकल जाता है क्योंकि पिछले महीने में उस महिला को प्रेगनेंसी नहीं रही है। प्रेगनेंसी नहीं रही इसलिए वो पिछले महीने में बना हुआ एंडोमेट्रियम इस महीने में शेड आउट होना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है ब्लीडिंग के तौर पर। इन 4 दिनों में जब ब्लीडिंग पूरा खत्म हो जाता है तो एंडोमेट्रियम के 3 लेयर होते हैं एक्चुअली, उसके ऊपर के 2 लेयर बाहर निकल जाते हैं और उसका बेसिक जो फंक्शनल लेयर होता है वो वहाँ पे बना रहता है। तो जब ब्लीडिंग पूरा खत्म हो जाता है 3 या 4 दिनों के बाद, तब इस एंडोमेट्रियम का थिकनेस सबसे कम यानी 3 से 4 mm का देखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि पिछले महीने में प्रेगनेंसी नहीं रही, तो अब बच्चेदानी इस महीने में प्रेगनेंसी के लिए फिर से बच्चेदानी तैयार करती है, अपने आप को फिर से ये खून की गद्दी बनाना शुरू करती है ताकि अगर इस महीने में प्रेगनेंसी रहती है तो वो बच्चा उस खून की गद्दी में आकर चिपक जाए और वहाँ पे उसको पूरा पोषण मिले। तो जब ये एंडोमेट्रियल का थिकनेस बढ़ना शुरू होता है तो पीरियड्स के 8वें या 10वें दिन पर आपको इस एंडोमेट्रियम का बढ़ा हुआ ग्रोथ, उसके बाद उसकी थिकनेस 5 से 7 mm तक मिलती है। उसके बाद 14 to 15th डे पर यानी ओव्यूलेशन डे पर इस एंडोमेट्रियम का थिकनेस 7 mm से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये थिकनेस 11 या 12 mm तक बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। 20 या 22वें दिन तक इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जाता है, तब तक प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी रहती है तो इस एंडोमेट्रियम को हमेशा आगे पूरे 9 महीने तक संभाला जाता है, मेंटेन किया जाता है हॉर्मोन्स के जरिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो बच्चेदानी को इस तरह से सिग्नल मिलता है कि इस महीने में प्रेगनेंसी नहीं रही है और उसके बाद आगे आने वाले 4 या 5 दिनों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रही है। उसके बाद 28 to 30 डेज तक इस एंडोमेट्रियम को संभाला जाता है और जब प्रेगनेंसी नहीं रही है तो इस एंडोमेट्रियम को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे एंडोमेट्रियम का शेडिंग कहते हैं या फिर पीरियड्स आना भी कहते हैं। इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी किसी महिला को रह जाती है तो उसको ब्लीडिंग नहीं होता है, पीरियड्स नहीं आता है। लेकिन अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो हर महीने का ये एंडोमेट्रियम अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती तो पीरियड्स के स्वरूप में बाहर निकल जाता है। इसीलिए ये सबको मालूम है कि अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए यानी पीरियड नहीं आया तो प्रेगनेंसी रह गई है, अगर पीरियड आ रहा है मतलब प्रेगनेंसी नहीं रही है। अब जो हमारा मेन सवाल था कि प्रेगनेंसी रहने के लिए एंडोमेट्रियम का थिकनेस आइडियली कितना होना चाहिए, तो जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि ओव्यूलेशन के दिन पे यानी 14वें-15वें दिन पर इस एंडोमेट्रियम का थिकनेस डेफिनेटली 7 mm से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये थिकनेस 11-12 mm तक बढ़ रहा है तो इट्स वेरी गुड, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी अच्छे हैं। लेकिन अगर 14वें-15वें दिन तक अगर इस एंडोमेट्रियम का साइज 6.5 mm से कम है, 6.5 mm से कम है, तो ये बिल्कुल अच्छा रिपोर्ट नहीं है, आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ऐसे केस में प्रेगनेंसी रह भी जाती है तो इन महिलाओं को प्रोबेबली आगे चल के अर्ली अबॉर्शन का सामना करना पड़ सकता है, गर्भपात हो सकता है और इस गर्भपात ना हो, इस प्रेगनेंसी को बचाए रखने के लिए काफ़ी मेडिसिनल सपोर्ट भी इस पेशेंट्स को लग सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 14, 15, 16वें दिन पे इस एंडोमेट्रियल का थिकनेस ज़्यादा यानी 13-14 mm या उससे भी ज़्यादा पाया जाता है। इस सिचुएशन को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया कहा जाता है। बिल्कुल भी अच्छा सिचुएशन नहीं है क्योंकि अगर प्रेगनेंसी रहने के लिए अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है, 13, 14, 15 mm या उससे ज़्यादा है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया की सिचुएशन है, तो ऐसे केसेस में भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया का प्रॉब्लम है, ये आप किस बात पे जान सकते हैं? अगर आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं या फिर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हो सकता है आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया की सिचुएशन क्रिएट हो गई हो।
हो, इस बात को आपको जल्दी जान लेना चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो आइडियली आपका 14, 15, 16 डे पे एंडोमेट्रियम का थिकनेस 7 mm से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस 11-12 mm तक बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा है। अब आप कहेंगे 7 mm भी कह रहे हैं और 11-12 mm भी कह रहे हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियल थिकनेस ये इंडिविजुअल फीमेल में अलग अलग पाया जाता है। तो बेसिक एटलीस्ट 7 mm तो होना चाहिए। 7 mm होता है तब भी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाता है। जब 11-12 mm है तब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ऐसा देखा जाता है। इसका वेरिएशन है, इसीलिए इसका कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है कि इतना एंडोमेट्रियल थिकनेस होना चाहिए। एटलीस्ट 7 mm से ऊपर होना चाहिए, 11-12 mm तक भी चलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि फॉलिकुलर स्टडी में आपको एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना है ये मालूम पड़ता है, तो बहुत बार वहाँ पे TL एंडो ऐसा लिखा हुआ होता है। तो TL का मतलब है ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम सीन, यानी एक अच्छा रिपोर्ट है। जी हाँ, एंडोमेट्रियम का जैसे थिकनेस के बारे में है, उसी तरह से उसका ट्रिपल लेयर बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आउटर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर, इस तरह से उसके 3 लेयर कहे जाते हैं। आई होप आपको ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंडोमेट्रियम थिकनेस के बारे में अच्छी लगी होगी। अगर आप और जानना चाहते हैं कि IUI के केसेस में, IVF के केसेस में या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के केसेस में एंडोमेट्रियल थिकनेस का क्या रोल है या फिर कितना होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसा लिखिएगा। अगर आप #एंडो लिख कर अपना सवाल लिखेंगे तो मुझे आपको जवाब देने में आसानी होगी। अगर आपने अपना फॉलिकुलर स्टडी करवाया है, उसमें एंडोमेट्रियम से जुड़ा अगर कोई सवाल आपको है कि वो जो बात आप रिपोर्ट्स में समझ नहीं पा रहे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, उस पर आपको आगे मेरी टीम गाइड कर देगी। एंडोमेट्रियम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री है। उसी के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस पे भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको हमेशा हमारा वीडियो मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।